हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 13 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि समंथा जिंसू के बचपन की दोस्त इनी को बुलाती है, तो इनी और जिंसू एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं और वो दोनों बातों ही बातों में अपने बचपन की ढेर सारी बातें करने लगते हैं। तो साओ को उन दोनों की नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसे बहुत ही जलन होती है उन दोनों को एक साथ देखकर। आगे रोकी वही के डिप्रेशन को खत्म करने के लिए उसे थिएटर लेकर जाता है और वहाँ उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है और कहता है, अगर तुम फिल्म में काम नहीं कर पाई तो क्या हुआ, तुम थिएटर में काम कर सकती हो और अपना सपना पूरा कर सकती हो, एक बार ट्राई तो करो। तो वही रोकी के कहने पर थिएटर में ट्राई करती है तो उसे वहाँ पर बहुत ही मजा आता है और वही धीरे धीरे रोकी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती, क्योंकि रोकी वही की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। आगे समंथा अपनी पार्टी में सारे लोगों को बुलाती है, तो उस पार्टी में नागिन भी आती है और नागिन सबसे माफी मांगती है और कहती है, मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की है, इसलिए मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो सारे लोगों से माफ कर देते हैं, पर उन्हें पता होता है कि ये नागिन इतनी जल्दी तो सुधरने वाली नहीं है, पर इससे गुस्सा होकर भी क्या फायदा, इससे तो उन लोगों का ही मूड खराब होगा। आगे वो लोग एक साथ मिलकर गेम खेलते हैं, तो जिंसू अपने आप को ऑक्शन में लगा देता है और कहता है, मैं अपनी किस उसी लड़की को दूंगा जो मेरी किस पर ढेर सारी बोली लगाएगी, जिसका रकम ज्यादा होगा उसे ही मेरी फ्रेंच किस मिलेगी। तो साओ ये सुनकर तो पूरी तरह पगला ही जाती है। आगे जिंसू के किस का ऑक्शन होता है, तो सारे लोग जिंसू के किस पर बोली लगाते हैं, तो इनी भी बोली लगाती है और उसकी बोली सबसे ज्यादा होती है। तो बेचारी साओ पूरी तरह टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बोली लगा सके, लेकिन वो फिर भी हिम्मत जुटाकर बोली लगाती है और 1 रुपया एक्स्ट्रा लगाती है। तो सारे लोग साओ की ऐसी हरकत देखकर हंसने लगते हैं। तो जिंसू कहता है, साओ ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है, क्या कोई और है जो साओ की बोली से ज्यादा लगाना चाहता है। तो साओ सबकी तरफ देखने लगती है और वो प्रे करती है कि कोई भी बोली ना लगाए। सबसे ज्यादा तो वो इनी को ही देखकर प्रे करती है, क्योंकि इनी के पास इतने पैसे होते हैं कि वो बोली लगा सकती है, पर इनी बोली नहीं लगाती, क्योंकि उसे पता होता है कि साओ और जिंसू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए इनी पीछे हट जाती है और जिंसू साओ को किस कर लेता है और फाइनली इन दोनों की भी लड़ाई खत्म हो जाती है और ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। आगे समंथा चेंज करने जाती है ताकि वो अपने बेटे और बहू के सामने अपने डांस को पेश कर सके। तो जिंसू भी अपनी माँ के पीछे जाता है, लेकिन जाने से पहले वो मेंग को कहता है कि वो साओ को जरा सा भी ड्रिंक करने ना दे, क्योंकि साओ ड्रिंक करने के बाद अपने आपे में नहीं रहती। और जिंसू मेंग को साओ की जिम्मेदारी देकर वहाँ से चला जाता है, पर साओ जिंसू की एक भी नहीं सुनती और वो ड्रिंक कर लेती है। इधर समंथा तैयार हो रही होती है कि तभी वहाँ पर जिंसू आता है वही जूते लेकर। तो समंथा वो जूते देखकर बहुत ही खुश होती है। वेल, आपको यहाँ पर माँ बेटे का प्यार भी देखने को मिलेगा। आगे समंथा तैयार होकर नीचे आती है, तो साओ समंथा को ऐसे रूप में देखकर बहुत खुश होती है। तो समंथा साओ को ऊपर बुलाती है, तो साओ नशे के ही हालत में ऊपर जाती है और समंथा के गले लगकर खूब मजे करती है। और वो दोनों नीचे उतर ही रहे होते हैं कि तभी समंथा का सैंडल टूट जाता है और समंथा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तो वहाँ के सारे लोगों को लगता है कि साओ की वजह से ही समंथा नीचे गिर गई है, पर यहाँ की स्टोरी कुछ और होती है। एक्चुअली उस नागिन ने उस सैंडल को तोड़ दिया होता है पहले से ही, क्योंकि उसे लगता है कि ये सैंडल साओ पहनेगी और उसने ये सारी प्लानिंग साओ के लिए की होती है। पर बेचारी समंथा इन सब में फंस जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका सारा इल्जाम साओ पर लग जाता है। इधर वही भी उन दोनों को बधाई देने के लिए होटल आती है और जब वो समंथा की ऐसी हालत देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे वो लोग समंथा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो वहाँ के सारे लोग उसी एक्सीडेंट के बारे में बात करने लगते हैं कि साओ ने अगर ड्रिंक नहीं की होती तो ये एक्सीडेंट नहीं होता और वो समंथा को बचा पाती। तो साओ ये सब सुनकर और गिल्टी महसूस करती है, पर जिंसू साओ का साथ देता है और कहता है, सब चुप हो जाओ, इसमें साओ की कोई गलती नहीं है। और जिंसू साओ को भी कहता है, अपने आप को दोष देना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मॉम जल्दी ही ठीक हो जाएगी, इसलिए परेशान मत हो। कि तभी उधर से डॉक्टर आते हैं समंथा का ट्रीटमेंट करके, और डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि समंथा को काफी चोट आई है और वो कोमा में चली गई है और उन्हें कब होश आएगा ये कह पाना पूरी तरह मुश्किल है। तो जिंसू ये सुनकर तो पूरी तरह सदमे में ही चला जाता है और साओ भी। तो जिंसू फिर भी साओ को कुछ भी नहीं कहता और कहता है, तुम कल रात से यहीं पर हो, तुम्हें घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर जाओ, मैं यहाँ मॉम के पास रुकता हूँ। तो साओ जाना तो नहीं चाहती, पर
जिंसू के इंसिस्ट करने पर वो घर चली जाती है। इधर जिंसू अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान होता है और अपनी मॉम को कहता है, प्लीज मॉम जल्दी से उठ जाओ, अभी तो हम मिले थे, मैंने तो आपके साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड नहीं किया, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज जल्दी से उठ जाइए मॉम। आगे साओ डिसाइड करती है कि वो इस तरह हार नहीं मानेगी, वो जिंसू और आंटी का अच्छे से ख्याल रखेगी ताकि जब समंथा को होश आए तो उन्हें उनकी फैमिली वैसे ही मिले जैसे उन्हें पहले मिली थी। आगे साओ जिंसू का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, उसके लिए खाना लेकर जाती है और हर तरह से साओ जिंसू को सपोर्ट करती है। पर साओ को भी पता होता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और वो अपने आप को इस एक्सीडेंट का कसूरवार ठहराती है, पर वो ये बात किसी के सामने जाहिर नहीं करती। इधर जिंसू अपनी मॉम की वजह से इतना परेशान हो जाता है कि वो अपनी तबीयत भी खराब कर लेता है कि तभी वहाँ पर वही आ जाती है और जिंसू की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो वही जिंसू से पूछती है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया तो मैं साओ को यहाँ पर बुलाऊंगी, फिर वही पूछेगी कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो जिंसू कहता है, प्लीज साओ को कुछ मत कहना। तो वही कहती है, आखिरकार जिंसू तुम्हें क्या हो गया है, तुम साओ के नाम से इतना चिढ़ क्यों रहे हो। तो जिंसू कहता है, जब भी मैं साओ को देखता हूँ तो मुझे अपनी मॉम की याद आती है, मुझे पता है साओ की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूँ, जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे यही एक्सीडेंट याद आता है और इसी एक्सीडेंट की वजह से मैं साओ के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं कर पा रहा। मुझे पता है अगर मैं भी साओ को इस एक्सीडेंट का दोष देने लगा तो वो अपने आप को खुद नहीं माफ कर पाएगी। उसने पास्ट में भी ऐसे ही एक्सीडेंट की वजह से बहुत कुछ झेला है और मैं नहीं चाहता कि इस एक्सीडेंट की वजह से वो कुछ भी झेले। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं, मैं ना ही उसके साथ रिश्ते की शुरुआत कर पा रहा हूं और ना ही खत्म कर पा रहा हूं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे पूरी जिंदगी इस दर्द के सहारे जीना पड़ा तो मैं जीऊंगा, लेकिन मैं साओ को किसी भी तकलीफ का सामना करने नहीं दे सकता। इधर साओ भी ये सब सुन लेती है कि जिंसू उसकी वजह से कितनी तकलीफ में है और चाहे जिंसू कितनी भी तकलीफ में हो वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो साओ अपना मन बना लेती है कि वो जिंसू को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वो जिंसू को इस तरह दर्द में नहीं देख सकती। तो वो डैनियल के साथ इस देश को छोड़ने का प्लान बनाती है। तो डैनियल कहता है, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो, तुम जिंसू से बहुत प्यार करती हो और जिंसू भी तुमसे बहुत प्यार करता है, अगर तुमने जिंसू के साथ ऐसा किया तो वो पूरी तरह टूट जाएगा। तो साओ कहती है, मुझे पता है जिंसू मुझसे बहुत प्यार करता है और उसे बहुत दुख भी होगा मेरे छोड़े जाने का, लेकिन उस दुख से तो कम होगा जो वो मुझे रोज देखकर महसूस करता है। मैं उसे इस दर्द में नहीं देख सकती, इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। आगे साओ जाने से पहले जिंसू के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती है, उसके साथ बाहर घूमने के लिए जाती है और बाहर खूब मजे भी करती है और वो दोनों साथ मिलकर 2 गाड़ी भी जीतते हैं। इधर रॉकी वही से मिलने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसी कमीने इंसान की एंट्री होती है जिसने वही के साथ बदतमीजी की थी। तो वो घटिया इंसान रॉकी को कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन पैसों से मेरा मुंह बंद करवा दोगे और मैं वही का पीछा करना छोड़ दूंगा? ऐसा नहीं होगा, वही को पाने की मेरी जिद है और मैं किसी भी कीमत पर वही को पा कर रहूंगा। और वो घटिया इंसान रॉकी को किडनैप करके वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर वही रॉकी को कॉल करती है पर रॉकी उसका कॉल नहीं उठाता। तो वही को रॉकी की चिंता होने लगती है कि आखिरकार रॉकी है तो है कहाँ। आगे साओ घर छोड़कर जा रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात वही से हो जाती है। तो वही कहती है, साओ तुम कहाँ जा रही हो? तो साओ उसे पूरी बात बता देती है। तो वही कहती है, तुम ये ठीक नहीं कर रही, अगर जिंसू को इस बारे में पता चला तो वो पूरी तरह टूट जाएगा। तो साओ कहती है, तुम भी जानती हो मेरी वजह से जिंसू कितनी तकलीफ में है और मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहती, प्लीज जिंसू को इस बारे में अभी कुछ भी मत बताना। और साओ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वही घर के अंदर जाती है क्योंकि जिंसू ने उसे कुछ सामान लेने के लिए वहाँ पर भेजा होता है कि तभी वही की नजर समंथा के सामानों पर पड़ती है। तो वही को उस सैंडल को देखकर पता चलता है कि समंथा का एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया था, इसमें साओ की कोई गलती नहीं है। और वही ये बात जिंसू को बताने के लिए जा ही रही होती है कि तभी वो घटिया इंसान वही को भी किडनैप करके वहाँ से लेकर चला जाता है। पर वही हार नहीं मानती और अनजाने में ही वो जिंसू को कॉल कर देती है। जिंसू अपनी मॉम से अपने दिल की सारी बातें कर रहा होता है। वो उस एक्सीडेंट की वजह से साओ के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं कर पा रहा। वो जब भी साओ को देखता है तो उसे बहुत ही अजीब फील होता है। तो समंथा अपने बेटे की सारी बातें सुन रही होती है और समंथा को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से उसके बेटे और बहू एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो समंथा अपने विल पावर का प्रयोग करके होश में आ जाती है। वेल ये तो ड्रामा है, यहाँ कब किसकी मौत हो जाए और कौन कब जिंदा हो जाए वो तो सिर्फ राइटर्स ही तय करते हैं। तो समंथा जैसे ही उठती है वो जिंसू को बताती है कि इसमें साओ की कोई गलती नहीं है, मेरा पैर फिसल गया था और मैं नीचे गिर गई थी। तो जिंसू ये सब सुनकर खुश हो जाता है और अपनी माँ को होश में आता हुआ देखकर तो वो बहुत
बहुत ही खुश हो जाता है कि तभी जिनसू को वही का कॉल आता है। तो जिनसू वही का कॉल उठाता है तो जिनसू को उस कॉल से पता चल जाता है कि वही मुसीबत में है और जिनसू को उसी फोन कॉल से वही का एड्रेस भी पता चल जाता है। इधर वो घटिया इंसान वही को खूब टॉर्चर करता है। तो रॉकी कहता है अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो घटिया इंसान कहता है पहले खुद को तो छुड़ा लो। और वो घटिया इंसान रॉकी को खूब मारता है और वही के साथ खूब बदतमीजी करता है। इधर जिनसू भी ये सब देख लेता है और जिनसू वही और रॉकी को बचाने के लिए उन गुंडों के बीच में कूद पड़ता है और उन गुंडों की खूब धुलाई करता है। तो रॉकी भी अपने आप को छुड़ाकर उन गुंडों की खूब धुलाई करता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन गुंडों को पकड़ के वहाँ से लेकर चली जाती है। तो वही जिनसू को बताती है कि साओ यहाँ से जा रही है, जाकर उसे रोको वरना बहुत देर हो जाएगी। तो जिनसू जैसे ये सुनता है कि साओ उसे छोड़कर जा रही है तो वो सीधा एयरपोर्ट जाता है साओ को ढूंढने के लिए और वो उसे हर जगह ढूंढता है पर उसे कहीं भी साओ नहीं मिलती। इधर वही रॉकी का थैंक्स कहती और कहती है तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया बिना किसी स्वार्थ के। और वही का दिल भी रॉकी की तरफ पिघलने लगता है और उसके दिल में भी रॉकी को लेकर फीलिंग्स आने लगती है। इधर जिनसू मायूस होकर बैठा हुआ होता है क्योंकि उसने हर जगह साओ को ढूंढा होता है पर उसे कहीं भी साओ नहीं मिली होती है कि तभी जिनसू की नजर साओ पर पड़ती है। तो जिनसू सीधा जाकर साओ को हक कर लेता है और कहता है तुम्हें किसने कहा था मुझे छोड़कर जाने के लिए, मॉम को होश आ गया है। और जिनसू साओ से अपने किए की माफी मांगता है और फाइनली इन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। तो साओ डैनियल से माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, मैं जिनसू के बिना नहीं रह सकती। तो डैनियल कहता है मुझे पता ही था कि तुम जिनसू को इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाओगी। और डैनियल भी उन दोनों को ब्लेसिंग देकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि डैनियल को भी पता होता है कि प्यार जबरदस्ती से नहीं हासिल किया जाता, वो तो अपने आप हो जाता है। और डैनियल भी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। आगे साओ और जिनसू समंथा से मिलने के लिए जाते हैं। तो समंथा साओ को कहती है तुम इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हो, तुम इस बात के लिए जिनसू का साथ छोड़कर जा रही थी, तुम्हें जिनसू के साथ रहना चाहिए था। तो साओ कहती है मुझे माफ कर दीजिए आंटी, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूंगी, आज के बाद मैं जिनसू का हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी चाहे वो खुद क्यों ना छुड़ाना चाहे। तो जिनसू ये सब सुनकर रोमांटिक होने लगता है। तो समंथा कहती है तुम लोगों को बहुत ही रोमांस सूझ रहा है ना, तो ये लो मेरा बेड और यहाँ पर तुम दोनों चालू हो जाओ। तो जिनसू और साओ ये सुनकर शर्मिंदा होने लगते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन तीनों की खट्टी मीठी नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। आगे मैंग की डिलीवरी का दिन भी आ जाता है और वो बहुत ही प्यारे से एक बेटे को जन्म देती है। तो मैंग की जो नर्स होती है जिसने मैंग का डिलीवरी करवाया होता है उसने साओ की माँ का भी डिलीवरी करवाया होता है। तो साओ को यहाँ से अपनी माँ को ढूंढने का एक क्लू मिलता है और साओ को ये भी पता चलता है कि उसका खानदान एक गैंगस्टर का खानदान है। तो जिनसू उस गैंगस्टर के खानदान की पूरी रिसर्च करवाता है। तो टोनी कहता है आप जिस खानदान के बारे में बात कर रहे हो वो गैंगस्टरों का खानदान है, वहाँ पर लोग भी जाने से डरते हैं, वो लोग बहुत ही खूंखार हैं, वो लोग सिर्फ लोगों के साथ मारपीट उन्हें मारना जानते हैं, इनके अलावा उनका कोई काम नहीं है और उनका नाम इस शहर में बहुत ही मशहूर है। तो जिनसू ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो साओ को कहता है साओ क्या तुम गैंगस्टर खानदान की शहजादी हो। आगे वो दोनों उसी गैंगस्टर की गुफा में घुस जाते हैं साओ की मॉम का पता लगाने के लिए। तो वहाँ के लोग बहुत ही डरावने होते हैं जिसे देखकर वो दोनों पूरी तरह डर जाते हैं पर हिम्मत नहीं हारते और वेशभूषा बदलकर उन लोगों की गुफा में घुसने की कोशिश करते और साओ की मॉम का पता लगाने की कोशिश करते हैं। पर वो गैंगस्टर उन लोगों को पकड़ लेता है और उन लोगों की खूब धुलाई करता है। इधर मैंग उसी मिस्टीरियस लेडी के पास जाती है दुआ करने के लिए। तो वो मिस्टीरियस लेडी मैंग से साओ के बारे में पूछती है और उसे कहती है कि साओ को समझा देना कि वो अपनी मॉम को ना ढूंढे, जब अब तक उसकी मॉम उसे नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी, अब उसे अपनी शादी पर फोकस करना चाहिए। तो मैंग उस मिस्टीरियस लेडी को बता देती है कि साओ को अपनी फैमिली के बारे में पता चल गया है और वो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए गैंगस्टर की गुफा में गई है। तो वो मिस्टीरियस लेडी जैसे ही ये सुनती है तो वो अपना पूजा पाठ छोड़कर सीधा साओ के पास जाती है उसे बचाने के लिए। फाइनली हमें यहाँ पता चलता है कि वो मिस्टीरियस लेडी ही साओ की मॉम है। आगे साओ की मॉम उन सारे गुंडों से लड़ती है और अपनी बेटी और दामाद की रक्षा करती है। तो साओ के अंकल पहले तो उस लेडी को नहीं पहचान पाते, लेकिन जैसे ही वो उसके हाथ पे वो निशान देखते हैं जो उनकी भाभी के हाथ पर था तो वो पहचान जाते हैं। आगे वो लोग एक जगह बैठकर अपने सारे गिले शिकवे दूर करते हैं। तो साओ पूछती है आपने मुझे अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ा, जब आपकी इतनी बड़ी फैमिली थी तो फिर आपने मुझे अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ा। तो साओ की मॉम कहती है मैं कभी भी तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन फैमिली की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। तुम्हारे पापा एक गैंगस्टर थे और उनकी मौत भी दूसरे गैंगस्टर से लड़ाई करते हुए हो गई थी और इसी वजह से मैं इस काली दुनिया से पूरी तरह तंग आ चुकी थी और मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की लाइफ एक साफ सुथरी हो। तो तुम्हारे जन्म के बाद मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए लेकर जाना चाहती थी, पर तुम्हारे चाचा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे और वो तुम्हें गैंगस्टर की शहजादी बनाने में तुले हुए थे, जिस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी,
मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके लिए मैं जिंदगी भर पछताती हूँ। जब तुम्हारी शादी हो रही थी तभी मुझे पता चला कि तुम मेरी बेटी हो, और उस दिन से मैं आज तक तुम्हारा पीछा करती रही और तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारा ख्याल रखती रही। तो साव को पहले तो अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब वो पूरी स्टोरी जानती है तो वो अपनी मॉम को माफ कर देती है। तो साव के गैंगस्टर चाचा भी कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटी, मेरी वजह से तुम्हें ऐसी लाइफ जीनी पड़ी, लेकिन अब मैंने गैंगस्टर का सारा काम छोड़ दिया है और एक साफ सुथरी लाइफ जी रहा हूँ। लोगों को अभी भी लगता है कि मैं गैंगस्टर वाला काम करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता जो इलीगल होता है। वेल फाइनली साव की फैमिली भी मिल जाती है और साव अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होती है। आगे जिनसू कहता है, तुम्हारी मॉम मिल गई, अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? तो साव कहती है हाँ। आगे जिनसू और साव के शादी का दिन भी आ जाता है। तो उनकी शादी बहुत ही ग्रैंड तरीके से होती है और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन होता है उन दोनों की शादी में। और उन दोनों की शादी में बहुत सारे लोग भी आते हैं और उसके चाचा गैंगस्टर भी आते हैं। आगे उन दोनों की शादी की रस्में भी स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों फिर से एक शादी के बंधन में बंध जाते हैं। वही भी रॉकी के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और फाइनली इन दोनों के बीच भी प्यार के फूल खिलने लगते हैं और ये दोनों भी एक कपल बन जाते हैं। उसके बाद वो दोनों हनीमून पर जाते हैं। तो जिनसू की माँ समंथा टोनी को ऑर्डर देती है कि जिस रूम में वो लोग रह रहे हैं उस रूम में वो स्पाई कैमरा लगा दे और वो तीनों वहाँ बैठकर उन दोनों के हनीमून के मजे ले सके। इधर साओ और जिनसू पूरे मूड में रूम में आते हैं और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और वो दोनों रोमांस में गोते लगा ही रहे होते हैं कि तभी साओ की नजर उस कैमरे पर पड़ती है। तो वो जिनसू को दिखाती है। तो जिनसू कहता है, मॉम आप कभी भी नहीं सुधर सकती, और जिनसू उस कैमरे के 100 टुकड़े कर देता है। और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।